Good morning, students. In my YouTube channel, Amit Gupta, Drug Pharmacology. Today, we discussing about the new topics of your pharmacology, skeletal muscle relaxations. नाम ही बता रहा है skeletal muscle relaxation मतलब जो हमारी skeletal muscles को रिलैक्स करते हैं वो ड्रग्स क्या हैं, वो इनके एजेंट के बारे में पढ़ेंगे जो skeletal muscles को कॉन्ट्रैक्ट ना करके रिलैक्स करते हैं. ठीक है, तो skeletal muscle relaxant are agents that relax the skeletal muscle sense but not a smooth muscles. ठीक है, तो skeletal muscles relaxants are drugs that act peripherally at the neuromuscular junctions, muscle fiber itself or centrally in the cerebrospinal axis to reduce the muscle tones and cause paralysis. ठीक है, तो skeletal muscle relaxants वो ड्रग हैं जो कि या तो वो आपके पेरिफेरली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मसल फाइबर पे एक्ट होंगी या फिर वो सेंट्रली क्या करेंगे सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस पे एक्ट होंगी, जिससे कि क्या होगा मसल्स टोन रिड्यूस हो जाती है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, मसल्स में पैरालिसिस रिड्यूस होगा, मसल पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगी. यानी स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो होंगे वो एजेंट दो टाइप के हो सकते हैं, एक पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स और दूसरा सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट. पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट जितने भी होंगे वो आपके क्या है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट होते हैं. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपने पढ़ा होगा जहाँ पर नर्व्स फाइबर आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं और मसल्स पे जाकर जोड़ते हैं. जिस मसल्स और नर्व्स फाइबर्स के बीच में जो जंक्शन है उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं. उस जंक्शंस पे जो नर्व्स के थ्रू इम्पल्स जो इन्फॉर्मेशन मसल्स के लिए आ रही है वो ब्लॉक कर दी जाती है बाय द हेल्प ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर, जैसे जो कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करते हैं. इसके अलावा आपका सेंट्रली मसल रिलैक्सेंट जो होते हैं वो सेंट्रल यानी कि CNS पोर्शन यानी आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट होंगे, वहाँ पे एक्ट होंगे जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन रिलीज़ होती है फॉर द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए. तो वहाँ पर ये उसे ब्लॉक कर देंगे इन्फॉर्मेशन ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपकी मसल्स तक नहीं पहुँच पाती है और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन ना होकर मसल्स रिलैक्सेशन हो जाती है. ठीक है, द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स आर यूज प्राइमरली इन द कंजक्शन विद जनरल एनेस्थेटिक्स टू प्रोवाइड द मसल रिलैक्सेशन ऑफ अदर सर्जरी. बेसिकली जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं वो आपके मोस्टली जनरल एनेस्थेटिक के साथ यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि जो मसल्स रिलैक्सेशन करते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी के टाइम में मसल्स रिलैक्सेशन की जरूरत पड़ती है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट को जनरल एनेस्थेटिक के साथ देते हैं ताकि मसल ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स हो जाए और सर्जरी में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सर्जरी आसानी से पॉसिबल हो पाए. While the central acting muscle relaxant are commonly used in the painful spasm, muscle spasm and spastic neurological conditions. और जबकि आपका जो सेंट्रल एक्टिव मसल रिलैक्सेंट जो एजेंट्स हैं वो आपके पेनफुल मसल स्पाज्म एंड मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो या फिर न्यूरॉन्स और मसल्स के पास में जंक्शन में पेन हो रहा हो, तो उस पेन्स को दूर करने, उस स्पाज्म को रिलीफ करने के लिए हम सेंट्रल मसल रिलैक्सेंट का मोस्टली यूज़ करते हैं. पहली बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की. न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट की बात करेंगे तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट दो टाइप के होते हैं, एक नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकिंग ब्लॉकर्स यानी कि नॉन कम्पिटेटिव ब्लॉकर, यानी कि इसमें सीधे जाके रिसेप्टर से जाके कम्पिटेटिवली तरीके से डिपोलराइजेशन नहीं होने देते हैं. जैसे लॉन्ग एक्टिंग में किया जाता है डी ट्यूबोक्लोराइन, पेनकोरोनियम, डेक्साकोर्नियम, पेपिकोर्नियम. इंटरमीडिएट एक्टिंग क्या होते हैं, ये कुछ समय तक एक्ट होंगे, तो बेनकोकोर्नियम, एट्राकोर्नियम, सिस्टाकोर्नियम, रियोकोर्नियम और रैपाकोर्नियम. और शॉर्ट एक्टिंग क्या है, मीवाकोर्नियम, जो बहुत कम समय के लिए एक्टिव होते हैं, बहुत कम समय के लिए एक्शन प्रोड्यूस करते हैं. इसके अलावा आपका इसके बाद आते हैं डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं जो आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो रिसेप्टर्स है इसमें डीपोलराइजिंग को ब्लॉक कर देते हैं. वो हैं सक्सिनैल्कोलिन और डिमेथामोनियम. ठीक है, इसके अलावा डायरेक्टली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट होते हैं जो मसल्स फाइबर्स में होने वाली प्रोसेस होती है उसको मैकेनिज्म और कॉन्ट्रैक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, जैसे मसल रिलैक्स हो जाती है. उसमें आपका डेंड्रोलोन, सोडियम और क्यूनिन आते हैं. ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसमें जो चीफ कंपाउंड है कौन सा आपका, हाँ, तो चीफ कंपाउंड है ट्यूबोकोराइनिन. ये इसको बात करके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स की, क्योंकि इसकी जो मैकेनिज्म होगी वही लगभग सबकी मैकेनिज्म होती है. ठीक है, इट इज़ प्यूरिफाइड कुरैल कंपाउंड होता है. इट इज फर्स्टली इंट्रोड्यूस एज ए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स.
ये कुरेर कंपाउंड है। कुरेर एक प्लांट्स होता है, उससे ऑब्टेन किया हुआ प्लांट कंपाउंड है। इसको फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुई थी इसकी यूनिवर्सल ब्लॉकिंग एजेंट से। ऐसा होता था कि ये कंपाउंड जो है बेसिकली साउथ अफ्रीकन कंट्री में पाया जाता है। साउथ अफ्रीकन कंट्री में देखा गया है कि वहाँ पर कुछ जो पहले देखा गया था कि जो आदिवासी लोग थे वो कुछ प्लांट था उसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर उसका कुछ जो पत्तों का या फिर स्टेम का जूस निकाल कर अपने बाड़ों पर लगा लेते थे और वो बाण किसी एनिमल को इंजेक्ट करते तो एनिमल पैरालाइज हो जाता था, उसे आसानी से वो पकड़ लेते थे। तो वहीं से वो आया कि कुरेर कंपाउंड होता है वो मसल्स को रिलैक्स करते हैं, इस तरीके से उसका इंट्रोड्यूशन हुआ। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन क्या है? DT-glucuronide बाइंड विद ए निकोटिनिक एनम रिसेप्टर्स एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ एस्ट्रेगोनिन टू द निकोटिन रिसेप्टर्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मैंने आपको पहले बताया था कि निकोटिन रिसेप्टर्स आपके दो टाइप के होते हैं। पहला आता है NNM टाइप का और एक NN टाइप का। NN टाइप का था वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट था और NN टाइप था वो आपके गैंग्लिया पे प्रेजेंट था। यहाँ पर क्या है, NM टाइप की बात हो रही है। तो DT-glucuronide क्या करेगा, NM टाइप के जो रिसेप्टर्स हैं उससे जाके बाइंड हो जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे और एसिटाइलकोलिन को निकोटीन से बाइंड नहीं होने देगा। जब एसिटाइलकोलिन निकोटीन से बाइंड नहीं होगा, दिस रिजल्ट रिसेप्टर आर नॉट एक्टिवेट नहीं होगा एंड प्रिवेंट द डिपोलराइजेशन नहीं होगा मसल्स सेल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। फार्माकोलॉजी एक्शन की बात करें तो ये IV इंजेक्शन और DT-glucuronine रैपिडली प्रोड्यूस स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करते हैं। DT-glucuronine रिलीज हिस्टामिन फ्रॉम द मास्ट सेल, इसकी वजह से मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज होता है और हिस्टामिन क्या करता है, हाइपरटेंशन करेगा, ब्रोंकियोस्पाज्म करेगा और रेस्पिरेटरी सिक्रेशन को प्रमोट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इट इंड्यूस द स्मॉल फॉल इन ब्लड प्रेशर ड्यू टू द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। और हिस्टामिन के साथ में की वजह से क्या होगा, कुछ हद तक ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। दे डू नॉट अक्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड सो इट नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट इन द सीएनएस। ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इसलिए सीएनएस में कोई इफेक्ट इनका नहीं होता है। एडीएमए की बात करें तो ओरली ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, इसलिए इसे IV रूट से देते हैं। मेटाबोलाइज लिवर में होगी और यूरिन के थ्रू और बाइल के थ्रू बॉडी से आउट हो जाएगी। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हाइपरटेंशन, ब्रोंकियोस्पाज्म, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस ड्यू टू द लार्ज डोज अगर हम देंगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्रोंकियोस्पाज्म होगा यानी कि ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी आपकी, जिसकी वजह से इसमें पेन होता है। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है कि ब्रोंकाई ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर लार्ज डोज में ये दे दिया जाए। अब बात करते हैं इंट्रैक्शन की। इंट्रैक्शन में क्या है, निकोटिन या नियोस्टिगामीन आप बताइए किस कौन सी कैटेगरी आपने पढ़ा होगा, ध्यान कीजिए। नियोस्टिगामीन मैंने बताया था आपको एंटीकोलिनेस्टेज इनहिबिटर्स, एंटीकोलिनेस्टेज एजेंट्स जो कि कोलिनेस्टेज जो एंजाइम था उसको ब्लॉक कर देते हैं, एसिटाइलकोलिन लेवल को बढ़ा देते थे। यानी कि नियोस्टिगामीन क्या करेगा, इनहिबिट करेगा एक्शन ऑफ DT-glucuronine, क्योंकि नियोस्टिगामीन की वजह से क्या होगा, एसिटाइलकोलिन ब्रेकडाउन नहीं होगा तो एसिटाइलकोलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये कैसे कॉम्पिटिटिव टाइप का, कॉम्पिटिटिव में क्या होता है जिसका अमाउंट ज़्यादा वो जाके जीतेगा। यानी कि नियोस्टिगामीन की वजह से क्या होगा, एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा तो एसिटाइलकोलिन ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो वो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा और DT-glucuronine का एक्शन कम हो जाएगा। इट एनहांस द एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक के एक्शन को बढ़ा देते हैं, बताया था मैंने आपको। इसके साथ में कैल्शियम ब्लॉकर होते हैं, वो आल्सो एनहांस द एक्शन ऑफ DT-glucuronine। कैल्शियम ब्लॉकर अगर दे दी जाए तो DT-glucuronine के एक्शन को प्रमोट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यूज़ की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग जैसे एडजेंट्स टू द जनरल एनेस्थेटिक में ऐसे सपोर्टेड ड्रग यूज़ होते हैं जिससे कि स्केलेटल मसल रिलैक्स हो जाती है, सर्जरी में आसानी रहती है। और ड्यूरिंग द ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो रही है तो उसमें भी यूज़ किया जाता है ताकि मसल्स रिलैक्स हो जाए, सर्जरी में हेल्पफुल हो जाती हैं। इट इज़ आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर केस ऑफ टिटनेस एंड कन्वल्सन। सीवियर केस ऑफ टिटनेस और कन्वल्सन होगी जहाँ मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उसको रिलैक्सेशन करने के लिए भी इन एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो ये तो हुआ आपका DT-glucuronine यानी कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ब्लॉकर। इसके अलावा डीपोलराइजिंग ब्लॉकर है, ये कैसा था, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर। ये डीपोलराइजिंग ब्लॉकर मतलब क्या हुआ, इसमें इसकी वजह से क्या होगा कि आपका एसिटाइलकोलिन होगा रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा, रिसेप्टर से बाइंड ये सक्सिनाइलकोलिन होती है, ये डीपोलराइजिंग ब्लॉकर। ये बेसिकली निकोटिनिक रिसेप्टर्स यानी कि NM टाइप के रिसेप्टर से जाकर बाइंड हो जाएगा, वहाँ पर डीपोलराइजेशन करेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम डीपोलराइजेशन करता है, हल्का सा डीपोलराइजेशन करेगा जिसकी वजह से मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती है। जबकि डायरेक्टली एक्टिंग जो आपका डेंट्रोलिन सोडियम है और क्यूनिन है, ये आपकी जो मसल्स के अंदर प्रोसेस होती है जो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन के इंटरेक्ट होने की, उस प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या होती है मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। अब बात करता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ड्रग, डेट इज़ द सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। अब यहाँ पे सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रली ये ड्रग जितनी होंगी वो सेंट्रल इफेक्ट होंगी यानी कि सीनेस इफेक्ट होंगी, और सीनेस से जो
इंफॉर्मेशन या इम्पल्स आते थे मसल्स के पास में, जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती थी, वो इम्पल्स को वहाँ से इंट्रोड्यूस नहीं होने देते, कि वहाँ से इम्पल्स को जनरेट नहीं होने देते हैं। तो दीज आर द ड्रग विच रिड्यूस द स्केलेटल मसल टोन बाई सेलेक्टिव एक्शन इन द सर्वोस्पाइनल एक्सिस, यानी सर्वोस्पाइनल यानी कि ब्रेन में, और सर्वोस्पाइनल एक्सिस यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के एक्सिस पे ये एक्ट होती हैं, और वहीं पर ये स्केलेटल मसल्स की जो इम्पल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं विदाउट अल्टरिंग कॉन्शियसनेस, बिना कॉन्शियसनेस को चेंज किए हुए। दे सेलेक्टिवली डिप्रेस द स्पाइनल एंड सुप्रास्पाइनल पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ मसल टोन। ये क्या करती हैं, डिप्रेस कर देते हैं वो इम्पल्स जो कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको डिप्रेस कर देते हैं। स्पाइनल और सुप्रास्पाइनल पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस के लिए इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ मसल टोन, उनको डिप्रेस कर देंगे। मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो मेंस जो आपका पहले आता है मेफेंसिन कॉन्गेर आते हैं, ये मेफेंसिन है, कैरिसो प्रोडल है, क्लोर जॉक्सोजोन है, क्लोर मीजोनोन है, मैथा कार्बोमोल है। ये सभी आपके मेफेंसिन कॉन्गेर है। ये क्या बेसिकली क्या करेंगे, जो आपका सर्वो स्पाइनल एक्सिस है वहाँ पर आपके जो इम्पल्स जनरेट हो रहे थे मसल कॉन्ट्रैक्शन को ये ब्लॉक कर देते हैं। बेंजोडाइपिन भी यही करते हैं, राइजापिन्स और अदर डेरिवेटिव कंपाउंड होंगे। इसके अलावा गाबा मिमेटिक एक्शन से होते हैं, बैक्लोफिनोड, टेक्लोसोनामाइड, ये भी आपके गाबा एक्शन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस के जो इम्पल्स होते हैं वो आपके जनरेट नहीं हो पाते हैं। और साथ में अल्फा 2 एगोनिस्ट यानी कि टेजिनाडोन, अल्फा 2 एगोनिस्ट की वजह से भी क्या होता है, एसिटाइलकोलिन का रिलीज़ कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएंगे। यूज़ कहाँ कहाँ होती है मैं इसमें डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि सिंपल मैकेनिज्म थी इसकी। तो यूज़ को देखें तो सेंट्रल एक्टिंग मसल एक्शन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। एक्यूट मसल स्पाज्म, कोई मसल स्पाज्म हो रहा है, आपके स्केलेटल मसल में कहीं दर्द हो रहा है, अकड़न कहीं हो गई है, तो उस कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। टॉक्टिकोलाई, लैम्बोगो, बैकेज, निरोगेलिया। लैम्बोगो मतलब आपका लंबर पोजिशन में पेन हो रहा है, लंबर मसल्स में, बैकेज पीछे पीठ की मसल्स में पेन हो रहा है, निरोगेलियास जहाँ पर नर्व्स ऐड होती हैं मसल्स के साथ में, जो मसल जंक्शन पे पेन हो रहा है उस कंडीशन में। एंजाइटी टेंशन में यूज़ कर सकते हैं। स्पास्टिक न्यूरोलॉजिकल डिसीज़, स्पास्टिक मतलब न्यूरोलॉजिकल न्यूरल रिस्पॉन्स के कारण क्या होता है, कभी क्या होता है न्यूरॉन्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं जो इम्पल्स लेके आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। उस डिसऑर्डर को हम स्पास्टिक न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ बोलते हैं, कि न्यूरॉन्स के कारण क्या हो रहा है, मसल्स हाईली कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से स्पाज्म हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज़। उस कंडीशन में यूज़ करते हैं। टिटनेस में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी चल रही होती है कुछ पेशेंटों की, जो कि आपने देखा हो जो मेंटली या साइकेट्री पेशेंट होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी देते हैं। तो उस कंडीशन में कहीं मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए, उसके लिए भी उस टाइम भी हम सेंट्रल एक्शन मसल एक्शन यूज़ करेंगे, जिससे मसल रिलैक्स बनी रहे। और लास्ट में क्या, आर्थोपेडिक मैनिपुलेशन यानी आर्थोपेडिक सर्जरी में भी इनका यूज़ किया जाता है सेंट्रल मसल सिलेक्शंस का। सेंट्रल मसल सिलेक्शन मेनली आपके जितने भी मसल्स की प्रॉब्लम है, स्पाज्म या पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन सब में यूज़ करते हैं। और जबकि आपका जो आपकी न्यूरो मसल ब्लॉकिंग एजेंट है या पेरिफेरल एक्टिव मसल सिलेक्शन, ये मोस्टली यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी विद द हेल्प विद या एडजस्टमेंट विद द जनरल एनेस्थेटिक्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेंट्रल मसल सिलेक्शंस। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको लगता है ये वीडियो से किसी को शेयर करने पर उसके हेल्पफुल हो सकता है, ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।